आज हम करने वाले हैं 11वीं कक्षा के अकाउंट्स का सेकंड चैप्टर। और इस चैप्टर को मैंने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आधे कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया था। ठीक है, इस वीडियो में हम बाकी के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हमारा कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। देखिए, मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि हमें पहले दो चीज़ें देखनी है, एक रेवेन्यू और एक एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू मैंने पहले बताया था, फिर बताता हूँ कि रिवेन्यू जो होता है, अगर हमको कहीं से पैसे कमाई हो रही है, पैसा आ रहा है कहीं से भी, ठीक है, तो उसको हम रिवेन्यू कहते हैं। जो भी हमारा पैसा आ रहा है उसको हम रिवेन्यू कहते हैं। ठीक है, और जो हम खर्च कर रहे हैं उसको एक्सपेंस कहते हैं। किसी भी तरह का पैसा जो हम खर्च कर रहे हैं उसको एक्सपेंस कहते हैं। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट में हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो एक्सपेंस और रेवेन्यू है वो एक ही टाइम के होनी चाहिए। ठीक है, ताकि हमको एग्जैक्ट पता चल पाए कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन या बिजनेस की जो सिचुएशन है वो कैसी है। ठीक है, देखिए, जैसे कि अगर मान लो कि जो हमारा फिजिकल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक है, जो अकाउंटिंग पीरियड भी हम उसी को मान लेते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। वर्ल्ड में ज़्यादातर कंट्रीज़ के अंदर यही होता है। कहीं कहीं पर 1 जनवरी से 31 दिसंबर का भी होता है। तो देखिए, जो हमने एक्सपेंसेस हैं वो भी इसी साल के होने चाहिए और जो रेवेन्यू है वो भी इसी साल का होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ पिछले साल के एक्सपेंसेस अगर हमने जोड़ दिए तो जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है वो ज़्यादा होगा और हम अकाउंट्स में कम लिखेंगे। लेकिन अगर हमने ऐसा हुआ कि हमारे एक्सपेंसेस इस साल के ले लिए और रेवेन्यू में कुछ पिछले साल का हमने जोड़ दिए, तो उससे क्या होगा कि जो हमारा प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो रेवेन्यू है, नहीं सॉरी, जो हमारा प्रॉफिट है वो दिखेगा ज़्यादा, होगा कम, क्योंकि हमने जो रेवेन्यू पिछले साल के जोड़ रखे हैं उसकी वजह से एक्चुअल सिचुएशन हमारे पास नहीं होगी, हमारा ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो है फुल डिस्क्लोज़र कॉन्सेप्ट। देखिए, जैसा इसके नाम में है फुल डिस्क्लोज़र, आप इसको पढ़ते ही समझ जाएंगे कि इसमें सब कुछ हमको डिस्क्लोज़ करना पड़ता है। यानी अकाउंट्स में जो हम इन्फॉर्मेशन लिख कर रखते हैं वो पूरे तरीके से हमको डिस्क्लोज़ करनी पड़ती है। ठीक है, वो इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत सारी जो पार्टीज़ होती हैं जो हमारे बिजनेस से जुड़ी हुई होती हैं, जैसे कि इन्वेस्टर्स हैं, लेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं एंड अदर्स, उन सबको इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। और अगर हम और सही और पूरी जानकारी उपलब्ध कराते हैं लोगों को, तो उनका हमारे बिजनेस में एक विश्वास पैदा होता है। जैसे कि बैंक है, अगर हमने उनको अच्छे तरीके से अपनी पूरी सिचुएशन बताई तो वो हमें लोन देने में भरोसा करेंगे, हमको लोन मिल जाएगा। ऐसे ही हम सप्लायर से माल ख़रीदने जाएंगे, तो अगर हम सही जानकारी देते हैं हर बार और उनको लगता है कि ये जो भी बोलते हैं हमेशा सच बोलते हैं, तो फिर उनका हम पर भरोसा रहता है और वो हमको आसानी से माल सप्लाई करते रहेंगे। और इन्वेस्टर्स का तो आपको पता ही है, शेयर मार्केट के बारे में सुना होगा, लोग हमेशा पैसे लगाते रहते हैं, शेयर खरीदते रहते हैं और बेचते रहते हैं। जो कंपनी अच्छे से जानकारी प्रोवाइड कराती है और कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कराती है, वहाँ पर इन्वेस्टर्स उसमें रहना पसंद करते हैं और उसके शेयर ख़रीदना भी पसंद करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो अकाउंटेंट है उनको फुल डिस्क्लोज़र करना चाहिए, मतलब कि कंप्लीट जानकारी देनी चाहिए। जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में देखो, हमको क्या करना पड़ता है कि जो हम कंसिस्टेंसी के लिए कहा गया है कि यानी जो हम काम इस साल कर रहे हैं, जो मेथड हमने इस साल यूज़ किए हैं, हमें अगले साल भी वही मेथड यूज़ करने चाहिए। और हमारी जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं, लिखने का तरीका है, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए और हर साल एक जैसा होना चाहिए। क्योंकि देखो, हमें हर साल के प्रॉफिट को, अपनी परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करना पड़ता है या कंपेयर करना पड़ता है एक दूसरे से। ठीक है, कि हमने जो पिछले साल किया था उसकी परफॉर्मेंस के मुकाबले इस साल जो हमारी परफॉर्मेंस है वो अच्छी है या ख़राब है। तो इसके लिए अगर हम हर बार अपने अकाउंटिंग्स के जो मेथड्स हैं उनको चेंज करते रहेंगे तो हम सही तरीके से बता नहीं पाएंगे कि जो हमारी पिछली परफॉर्मेंस अच्छी थी या इस साल की परफॉर्मेंस अच्छी है। तो इसके लिए जो हम अकाउंटिंग मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं वो हर साल एक ही होने चाहिए और कंसिस्टेंटली हमें अपनी रिकॉर्डिंग्स को और इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करना चाहिए।
देखिए अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म रिक्वायर दैट प्रॉफिट नॉट बी रिकॉर्डेड until realized, but all losses, even those which may have a remote possibility, are to be provided for in the books of account। देखिए इसमें कहा गया है कि जो हमें अकाउंट्स बनाते समय एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट में हमको ये बोला गया है कि जब हमारा कोई प्रॉफिट है, ठीक है, वो उसको तब तक नोट नहीं करना है, तब तक अकाउंट्स में उसकी एंट्री नहीं करनी जब तक कि वो पूरे तरीके से रियलाइज़ नहीं हो जाता। यानी कि हम पक्का नहीं कर देते जब तक कि अब हमें वो प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। लेकिन लॉसेस जो होते हैं, अगर उसके होने की हमको संभावना भी है, ठीक है, हमें लगता है कि फ्यूचर में वो हो सकता है, तो उसको भी हम पहले ही लिख लेते हैं, ठीक है। इसका एक एग्ज़ाम्पल है, हम रिज़र्व बनाते हैं। एक तो जनरल रिज़र्व बनाते हैं कि एक बहुत ही कोई फ्यूचर में हमको अनसर्टेन कोई लॉस हो सकता है, उसके लिए हम वो बना लेते हैं, एक जनरल रिज़र्व बना के रखते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है कि प्रोविज़न्स हम बनाते हैं। जैसे कि हमको पता है कि 10 साल के बाद एक मशीन है वो ख़त्म होने वाली है, नई मशीन लेंगे, तो उसके लिए हम पहले से ही प्रोविज़न बना लेते हैं। यानी कि जो लॉसेस नहीं हुए हैं हम उनको भी पहले ही मान के चल लेते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट वो तब तक नहीं मानते जब तक कि हमको पूरे तरीके से वो मिल नहीं जाता या हमारा तय नहीं हो जाता कि अब हो चुका है और हम, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कंजर्वेटिज्म जो कॉन्सेप्ट है वो अकाउंट्स बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट का मतलब है कि हमें सिर्फ अकाउंट्स में वही फैक्ट्स को नोटिस करना है या उन्हीं की एंट्री करनी है जो मटेरियल हो। मटेरियल का मतलब वो नहीं है कि सामान वाला मटेरियल नहीं, यहाँ पर जो एक्चुअली हमारे अकाउंट्स के लिए एक मटेरियल प्रोवाइड कराते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी हो गया है और हम उसकी एंट्री करते जा रहे हैं, जो रियली मटेरियल हो हमारे अकाउंट्स में एंट्री करने के लिए, ठीक है। अब हमको पता कैसे चलेगा कि वो मटेरियल है? देखिए कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन है, कोई भी ऐसा इवेंट जिससे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर या प्रॉफिट एंड लॉस पर कोई असर पड़ सकता है, ठीक है, उसकी हमें एंट्री करनी पड़ती है। जैसे कि माल ख़रीद लिया तो हमको पता है कि हमारे पैसे पर भी असर पड़ा है और माल पर भी। कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रांजैक्शन कैश में नहीं होती लेकिन फिर भी फ़र्क पड़ जाता है। जैसे हम कोई मेथड था, पहले डेप्रिसिएशन निकाल देंगे मेथड था, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड था, और अब हमने इसको रिड्यूसिंग कर दिया है, या पहले रिड्यूसिंग था अब हमने स्ट्रेट लाइन कर दिया है, तो उससे हमारे प्रॉफिट पर फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि जो हमारे खर्चे का अमाउंट है वो कभी घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो इस तरीके के जितने भी जो फैक्ट होते हैं जिनसे हमारे अकाउंट्स पर फ़र्क पड़ता है या प्रॉफिट एंड लॉस को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, उनको हम मटेरियल इफ़ेक्ट कहते हैं। और इस तरह के सभी फैक्ट्स की हमें वो करनी पड़ती है एंट्री। और जो ऐसे फैक्ट हैं जिनका हमारे प्रॉफिट पर या हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी एंट्री हमको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारे एफ़र्ट यानी कि हमारी मेहनत की वेस्टेज होती है। तो अब हम सीखेंगे ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट के बारे में। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी रिक्वायर्स दैट accounting transactions should be recorded in an objective manner, free from bias of accountants and others. This can be possible when each of the transaction is supported by verifiable documents of vouchers. For example, transaction for the purchase of material may be supported by cash receipt for money पेड मनी। इसमें कहा गया है कि देखिए कि जो अकाउंटिंग है ना वो ऑब्जेक्टिविटी मैनर में होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि जो हमारा उद्देश्य है ना सिर्फ उसके लिए अकाउंटिंग की जाए। उद्देश्य मतलब होता है कि हमारा उद्देश्य है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना और सही से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, ठीक है।
ये ब्यास नहीं होनी चाहिए। ब्यास का मतलब होता है कि बिकी हुई एक तरीके से, या जैसे अकाउंटेंट अपने मतलब से अकाउंटिंग कर ले, अपने लिए धोखा करे, झूठी इन्फॉर्मेशन डाले, या फिर कि वो है ना, वो ऐसी हो, क्या बोलते हैं, मालिकों के लिए नकली अकाउंट्स बनाए। इस तरह की नहीं होनी चाहिए। जो उसका ऑब्जेक्टिव है अकाउंट्स बनाने का, सिर्फ उस हिसाब से बनाई जानी चाहिए। और हम इसकी ये कैसे कर सकते हैं, इसके लिए कहा गया है कि हमारी जो अकाउंटिंग है वो किसी न किसी डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करनी चाहिए हमको। जैसे कि अगर हमें परचेज़ है, ठीक है, परचेज़ के साथ हमें जो जो हमने अमाउंट पेड किया उसकी जो रिसिप्ट मिलेगी वो लगानी चाहिए, ताकि जब कोई चेक करे कि अकाउंट्स में परचेज़ की गई थी या नहीं, तो रिसिप्ट देख करके भरोसा हो जाएगा कि हाँ, जो लिखा गया है वो सच है, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट्स एक प्रूफ तो साथ में ही मिल जाएगा। इसी तरीके से जितनी भी वो होती हैं हमारी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, जिनको हम अकाउंट्स में नोट करते हैं या राइट करते हैं, उनको हमें किसी न किसी प्रूफ, वाउचर या किसी रिसिप्ट के द्वारा वेरीफाई करना चाहिए। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग्स। द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर जनरली क्लासिफाइड। देखिए, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, हमारे पास दो तरह के सिस्टम होते हैं, ठीक है। एक होता है डबल एंट्री सिस्टम और एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री जो बुक सिस्टम होता है बहुत ही प्रोफेशनल, और जो फर्म्स के अंदर ज़्यादातर यही यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्योंकि प्रोफेशनल तरीका है और इस तरीके से हम ये कह लो कि एक सही तरीका है। इसी तरीके से हम अपने अकाउंट्स की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको कंप्लीटली रिकॉर्ड कर सकते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम में जैसे हम अब घर में कॉपी बना लेते हैं, उसमें एक आदमी के नाम के पैसे लिख दिए, फिर दूसरे आदमी का उधार लिख दिया, फिर हम पे किसी का उधार है उसका लिख दिया, इस तरीके से। तो वो एक सिंगल एंट्री सिस्टम हो गया, जहाँ पर सिर्फ एक पार्टी की एक तरफा एंट्री होती है, ठीक है। लेकिन डबल एंट्री बुक सिस्टम में हम क्या करते हैं कि प्रॉपर तरीके से एंट्री करते हैं। जैसे कि हमने माल ख़रीदा, हमने क्या किया, फिर कैश में से पैसे कम कर दिए और अकाउंट्स वो स्टॉक में एंट्री कर दी, स्टॉक में माल को बढ़ा दिया। तो इस तरीके से हमको पता चल गया कि हमारे जो दो इफ़ेक्ट हुए थे, कैश पर और परचेज़ पर, दोनों नोट कर लिए। लेकिन हम उसमें क्या करेंगे, सिंगल एंट्री में सिर्फ कभी माल बढ़ा देंगे, या फिर हम ज़्यादातर कैश बुक बनाते हैं, सिर्फ कैश की एंट्री उसमें ज़्यादा करते हैं कि कैश किस काम के लिए गया और किस कहाँ से आया। तो उसमें हमें अकाउंट्स के बारे में सही, स्टॉक के बारे में सही जानकारी नहीं मिलेगी कि स्टॉक कितना है हमारे पास, या हमें और लाने की ज़रूरत है या नहीं, ठीक है। तो इसको सिंगल एंट्री करते हैं। सिंगल एंट्री में हम कभी भी ठीक से अकाउंट्स बना नहीं सकते। और जो डबल एंट्री बुक कीपिंग होती है वो ज़्यादातर प्रोफेशनल जगहों पर वही अपनाई जाती है।